डियर स्टूडेंट्स, आज हम जूलॉजी का थर्ड पेपर शुरू करने जा रहे हैं और थर्ड पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। तो सेल, व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, और कुछ जीव जो हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं जिनको मल्टी सेलुलर एनिमल्स कहते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स जो हैं स्वतंत्र अस्तित्व यापन करते हैं और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं, यानी कि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता है। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो सेल क्या है? सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। पहली कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, पहली जो थी वो कैसी थी? डेड कोशिका, डेड सेल थी, तो उसको रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में देखा था और एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की, सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका था। सेल थ्योरी 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन ने बहुत सारे पौधे के अध्ययन के बाद में यह पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं, टिश्यूज फॉर्मेशन करते हैं। और लगभग इसी समय 1839 में एक जंतु वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं का अध्ययन के बाद में यह पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे प्लाज्मा जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में सेल वॉल मिलती है जो इसकी विशेषता है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी हाइपोथेसिस रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से मिलकर बना है। स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी प्रतिपादित की। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रेडोल्फ विर्कोव ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी प्रतिपादित की। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में सेल कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। एन ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल, प्याज की कोशिका जो एक टिपिकल प्लांट सेल है जिसको बाहरी सतह पर जिसकी एक स्पष्ट कोशिका भित्ति और इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसको प्रोकैरियोट कहते हैं। दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक क्वासी तरल आव्यूह मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों पादप और जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ संपन्न होती है, यानी कि जो बायोफिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है तो वो
सारी साइटोप्लाज्म में ही होती है। यूकैरियोट सेल में केंद्रक के अतिरिक्त अदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है वो भी मिलती है, जो कि सेल ऑर्गेनेलीज कहलाती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। प्रोकैरियोट सेल में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज का अभाव होता है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो ऑर्गेनेलीज यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में है और सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में मेम्ब्रेनलेस जो है सेंट्रियोल जैसे अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से एक तो आपके परीक्षा में इसमें से पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में कोई 2 या कोई 4 अंतर बताइए। कोशिका का माप और आकार जो है वो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होता है। जैसे साइज है तो आकार व कार्य की दृष्टि से काफ़ी भिन्न होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है जिसकी लंबाई 0.3 माइक्रोमीटर होती है और पीपीएलओ जिसको प्लूरोनिमोनिया समजीव कहते हैं, एक माइक्रोप्लाज्मा है जिसका माप लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। बैक्टीरिया सेल जो है 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा है और मनुष्य की जो आरबीसी है उसका डायामीटर 7 माइक्रोमीटर होता है और नर्व सेल जो है वो सबसे लंबी कोशिका है। शेप कोशिकाओं का रूप जो है उसके कार्य के अनुरूप भिन्न हो जाता है। जैसे ये बिंबाकार यानी डिस्कोइडल या पोलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल या थ्रेड लाइक या फिर एसिमेट्रिकल आदि प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर कुछ कोशिकाएं दिखाई गई है। आरबीसी है जो कि गोल होती है और अवतल होती है। डब्ल्यूबीसी जो कि अमीबॉइड होती है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो कि लंबी और संकरी होती है। नर्व सेल्स शाखित और लंबी होती है। इसी प्रकार से ये ट्रैकिड जो कि दीर्घीकृत होती है। मैक्रोफिल सेल्स जो गोल होती, मीजोफिल सेल्स जो गोल होती है। यहाँ पर प्रोकैरियोट सेल्स है। प्रोकैरियोट सेल्स जो है वो बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, माइकोप्लाज्मा में इनमें पाई जाती है और ये यूकैरियोट सेल्स से बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से डिवाइड होती है। यूकैरियोट सेल्स जो है सभी आद्यजीवी या प्राइमेट्स या प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस या फंजाई में यूकैरियोट सेल्स पाई जाती हैं। यूकैरियोट सेल्स में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त जो है, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो चैम्बर्ड में बंटा हुआ दिखाई देता है। यूकैरियोट सेल्स में मेम्ब्रेनस केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक होता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक सेल्स में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय और कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं होती हैं। प्लांट और एनिमल्स की सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। प्लांट सेल्स में सेल वाल, प्लास्टिड्स और एक बड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है या वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जबकि एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती हैं। दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम पाया जाता है जो कि सारी प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। यहाँ पर एनिमल सेल और प्लांट सेल जो हैं इनकी दोनों की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो इसमें ध्यान से देखिए
कि प्लांट सेल में बाहर की तरफ सेल वाल है, एनिमल सेल में बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एनिमल सेल में जो इसका न्यूक्लियस है वो बीचों बीच में है, जबकि प्लांट सेल में यह वन साइड में डिस्प्लेस हो गया है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी वैक्यूल उपस्थित है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स उपस्थित है जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं है। तो ये है कुछ मुख्य डिफरेंस जो कि इन दोनों में पाया जाता है। अब है बायो मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका झिल्लियाँ। जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की आरबीसी को देखें या एरिथ्रोसाइट को देखें कि झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन होता है और 40% इसमें लिपिड होता है। कोशिका झिल्ली का जो एवरेज कंपोजिशन है उसमें लिपिड 40% है, जिसमें फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। प्रोटीन 58 to 59% होता है, जिसमें आर्जिनिन, लाइसिन ये अधिकता में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट 1 to 2% होता है। यह एक सर्वव्यापक संरचना है एवं संरचना की दृष्टि से प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स से समान होती है। बायो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, तो इसके लिए कई सारे मॉडल्स जो हैं वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और उसमें से पहला मॉडल है सैंडविच या ट्राइलेमेलर मॉडल। यह डेवसन और डैनियल के द्वारा दिया गया था 1935 में। और इस मॉडल का प्रारूप के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली 3 स्तरों की बनी होती है, 3 लेयर्स की बनी होती हैं। इसमें प्रोटीन के 2 लेयर्स के मध्य में एम्फीपैथिक लिपिड का बाई मॉलिक्यूलर जो लेयर है वो सैंडविच के समान वो स्थित होता है। इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक प्रोटीन जो लेयर है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है और फॉस्फोलिपिड का जो बाई मॉलिक्यूलर लेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो इस प्रकार से कुल मोटाई जो है, कुल थिकनेस जो है, टोटल थिकनेस वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। PLLP स्ट्रक्चर यानी कि P यानी प्रोटीन, फिर बाई मॉलिक्यूलर लेयर जो है लिपिड की और फिर अंदर की तरफ प्रोटीन लेयर है। तो इसका जो परास है वो 75 to 100 एंगस्ट्रॉम होता है। फॉस्फोलिपिड अणु को एम्फीपैथिक कहा जाता है क्योंकि इस अणु में 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसका हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और इसकी टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो प्रोटीन स्तर से हाइड्रोजन और आयनिक बंधों द्वारा जुड़ा हुआ होता है और फॉस्फोलिपिड की जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो एक दूसरे से वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, प्रोटीन लेयर है 20 एंगस्ट्रॉम की है और इसका जो वसा की परत का हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो प्रोटीन की परत के साथ में जुड़ा हुआ है और नॉन हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक टेल्स जो हैं वो आपस में वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़ी हुई है। सेकंड मॉडल जो है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि 1959 में रॉबर्टसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है उपरोक्त प्रकार की ही बताई गई है, लेकिन इस मॉडल के अनुसार समस्त कोशिकीय अंगकों की झिल्लियाँ संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान बताई गई हैं। ये सभी मॉडल अस्वीकृत किए गए क्योंकि यह प्लाज्मा झिल्ली की फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के गुण को नहीं दिखा सकते थे। 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद में कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है और इस बीच मनुष्य की आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन है इसके रासायनिक अध्ययन के बाद में जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। थर्ड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडल है। यह सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रस्तावित किया था और यह प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के हेतु नवीनतम और सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडल है।
प्लाज्मा झिल्ली के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्रोटीन फॉस्फोलिपिड द्विस्तरों में मोज़ेक रूप में बिखरी होती है। अतः झिल्ली के लिए फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप यानी प्रोटीन आइसबर्ग इन्हें सी ऑफ फॉस्फोलिपिड कहा गया है। यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड्स है या फॉस्फोग्लिसराइड्स जो है, तो फॉस्फोलिपिड को कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक माना जाता है क्योंकि यह झिल्ली का निरंतर संरचनात्मक ढांचा बनाता है। विभिन्न अध्ययनों के बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है जो स्तरों में व्यवस्थित होती हैं और लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती है, जिनका ध्रुवीय सिरा जो है पोलर एंड बाहर की ओर होता है और हाइड्रोफोबिक एंड जो है हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो अंदर की तरफ स्थित होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि यहाँ पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी नॉन पोलर तेल जो है वो जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड घटक जो है उसमें फॉस्फोग्लिसराइड्स या फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं और फॉस्फोलिपिड अणु कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करते हैं क्योंकि फॉस्फोलिपिड अणु मुख्यतः अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं। लिपिड के क्वासी तरलीय प्रकृति के कारण द्विस्तरों के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करते हैं, तो प्रोटीन जो है उनका लेटरल मूवमेंट होता रहता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है और झिल्ली की तरलीय प्रकृति इसके कई कार्य जैसे इसकी सेल ग्रोथ है, इंट्रासेलुलर संयोजन है, इसका निर्माण होता है और सिक्रीशन, अंतःकोशिका या एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन आदि जो है वो इसकी झिल्ली की तरलीय प्रवृत्ति या फ्लूइड नेचर के कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की लिपिड है, ये भी कोशिका झिल्ली में उपस्थित होती है। यह फॉस्फोलिपिड की अपेक्षा अधिक दृढ़ होती है जो कोशिका झिल्ली को संरचनात्मक स्थायित्व देती है। प्रोकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है में कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित होता है, किंतु वहाँ पर ओपेनॉइड्स या पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल जो है वो स्थायित्व देने का कार्य करता है। प्रोटीन्स झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर ये दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, अंतर्वेशी प्रोटीन। ये प्रोटीन फॉस्फोलिपिड से दृढ़ता से बंध बनाते हैं, अतः ये झिल्लियों से आसानी से अलग नहीं किए जा सकते हैं। और इंट्रिंसिक प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वो पार्शियली जो एम्बेडेड रहते हैं झिल्ली में और दूसरे जो कम्प्लीटली झिल्ली में एम्बेडेड रहते हैं। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है झिल्ली में पूरी मोटाई में उपस्थित रहते हैं, ऐसी प्रोटीन्स को टनल या प्रोटीन चैनल्स कहते हैं। ये प्रोटीन जल में घुलनशील पदार्थों को मार्ग प्रदान करती है। सेकंड है पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इस प्रकार की प्रोटीनें जो हैं वो लिपिड लेयर की सतह पर पाई जाती हैं और इन्हें सरलता से पृथक किया जा सकता है। इन प्रोटीन में एंजाइम्स या एंजाइमेटिक क्रियाशीलता भी पाई जाती है। कोशिका से कोशिका पहचानने यानी सेल रिकॉग्निशन मैकेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर उपस्थित ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की शर्करा सम्मिलित रहती है। सेल रिकॉग्निशन कोशिका पहचान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो फर्टिलाइजेशन है, जिसमें स्पर्म और ओवम एक दूसरे को पहचानते हैं और ब्लड एंटीजेंस हैं। तो यहाँ पर इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का यहाँ डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें कि प्रोटीन, शुगर और लिपिड की बाई लेयर जो है उसके बारे में दिखाया गया है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति को भी इसमें दिखाया गया है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर पोर फॉर्म्ड बाय इंटीग्रेटेड प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, और इसी प्रकार से यहाँ पर पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है, पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन के बारे में बताया गया है। फिर है ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए एक सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का कार्य करती है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर के आते हैं, इसको इनएक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और उदासीन विलय सांद्रता प्रवणता के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर के जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करता है और इसको परासरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो ए पोलर लिपिड बाई लेयर से होकर के नहीं जा सकते, अतः उन्हें झिल्ली से होकर के परिवहन के लिए किसी कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर के परिवहन उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत, जैसे लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की ओर होता है। इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन हेतु एनर्जी बेस्ड प्रोसेस होती है या मैकेनिज्म होता है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है और जिसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन आदि। यहाँ पर नीचे इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, एक तो है जो कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा जाते हैं, जैसे कि जल के अणु जाते हैं। दूसरा चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन होता है जो कि किसी चैनल्स के थ्रू जाते हैं। और तीसरा जो है कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन होता है जो कि किसी कैरियर प्रोटीन की सहायता से जाते हैं और इसके लिए जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। एंडोसाइटोसिस या बल्क ट्रांसपोर्ट, ये जो है यहाँ पर पहला प्रकार है इसका पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। तरल पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से वेसिकल या बैग समान संरचना के रूप में इंजेक्शन पिनोसाइटोसिस कहलाता है। फेगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग ठोस और कॉम्प्लेक्स जो है सॉलिड और कॉम्प्लेक्स पदार्थों का झिल्लियों के माध्यम से वेसिकल्स के रूप में अंतर्ग्रहण फेगोसाइटोसिस कहलाता है। एक्सोसाइटोसिस या एमियोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग कोशिका द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से बहिर्गमन एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये हमने पढ़ा आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि 3 मॉडल्स के बारे में बताया गया था। इसमें से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। थैंक यू।